रख हौसला वो मंजर भी आएगा परीक्षार्थी के पास चलकर। 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड्स लड़ने वाले मुसाफिर। फुल का फुल नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट का दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल भी दोस्तों स्किप करके जाने का कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा दोस्तों, डोंट नॉट स्किप। क्योंकि कल जी हाँ दोस्तों, कल आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पहला बोर्ड एग्जाम है। इससे पहले भी हो चुका है एग्जाम, लेकिन आपका दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो शुरुआत है उनका पहला एग्जाम है। और एग्जाम में दोस्तों आपके लिए आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चंस पेपर को लेकर, ठीक है, 2024, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट 12 फरवरी के पेपर में हूबहू सारा प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तहलका मचाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना पंजीयन संख्या, वही संख्या लिखना जो आपका एडमिट कार्ड में होगा। एडमिट कार्ड को एग्जाम सेंटर ले जाना ना भूले, ठीक है। पंजीयन संख्या लिखेगा, पंजीयन वर्ष लिखेगा, ऑब्वियसली 2022 होगा सबका, ठीक है। पंजीयन संख्या अलग अलग होता है, इसको आपको लिखना अच्छा तरह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोल कोड, जो भी आपके स्कूल का रोल कोड है, ठीक है, एडमिट कार्ड में उसको लिखना बढ़िया तरीका से जैसे बता रहे उसको, ठीक है। बकाइएगा मत, पहले हम आपको बोल दे रहे हैं 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में 90 प्लस लाना है, कहीं मत जाइए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख के जाइए, कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो कि आपका एडमिट कार्ड का रहना चाहिए, किसी और का नहीं लिख दीजिएगा। एग्जाम जो है आपका है तो आपका लिखिएगा, ठीक है। लिपि में दोस्तों क्या लिखना है, देवनागरी लिखना है। जो इंग्लिश में पेपर को लिखेगा वो रोमन लिखेगा इंग्लिश में, ठीक है। नहीं तो आप देवनागरी ही लिखेगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, देवनागरी, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और डेट में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर 12, ठीक है, 12/2/2024 इस प्रकार से यहाँ पर डेट को लिख देना, ठीक है। चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव आज सुबह में देख चुके हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम 50 नंबर का सब्जेक्टिव सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न समझ लीजिए। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, बोले किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दें। टोटल दोस्तों 31 से लेकर, ठीक है, 38 तक का प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेगा। टोटल 8 गो, जिसमें से 6 गो का जवाब दीजिएगा, और ये आपका 2 नंबर का रहेगा, तो ये आपका टोटल 12 नंबर यहां से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 नंबर का अति लघु उत्तरीय को देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न को ठोक के जाएंगे आपके दिमाग में। 31 नंबर बोलता है पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। पूर्व औद्योगिकरण समझते हैं क्या होता है। पूर्व माने पहले, औद्योगिक माने कल कारखाना। पहले के कल कारखाने से आप क्या समझते हैं। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक पहले दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। जो भी ब्रिटेन में कल कारखाना हो रहा है, ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा है, चल रहा है, उससे उसका पहले का दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कल खाना नहीं हो रहा था, ठीक है, एक को कारखाना नहीं था, जिसको पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए समझ के चल जाइएगा, एक एक प्रश्न को लिख के आइएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते। 32, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी की निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण लिखें। 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की बढ़ने की निरंतर आपका जो 4 कारण लिखना है, ठीक है। काहे बढ़ा था 19वीं शताब्दी में लंदन में आबादी, लिखना है 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी की निरंतर बढ़ने के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, वस्त्र और वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग मैंने समझते हैं क्या होता है, कपड़ा का फैक्ट्री, ठीक है, क्लॉथ का फैक्ट्री, ठीक है। लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर का फैक्ट्री, ठीक है। धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग। तो ये चारों उद्योग के कारण दोस्तों क्या जो जितना भी बेरोजगार लोग था लंदन गया रोजगार प्राप्ति के लिए, और उसको रोजगार मिला, तो इस प्रकार से लंदन में आबादी भी बढ़ा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिखेगा एक एक प्रश्न को, ठीक है। आगे नेक्स्ट 33 नंबर कहता है भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बता। भारत में बेल्जियम से मिलती, भारत की संघीय व्यवस्था से, ठीक है, व्यवस्था में बेल्जियम से बेल्जियम में जो भी विशेषता मिलता है उसको बताना है। उत्तर लिखना, भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह कि दोनों लोकतांत्रिक है। दोनों क्या है, लोकतांत्रिक देश है। छोटा सा यहाँ पर हम उदाहरण लिख दिए, लोकतांत्रिक देश मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 34, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसे उज्जवल है कैसे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख
तो दोस्तों लिखना है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। निम्नलिखित कारणों से क्या है? उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश, उष्ण माने बोले तो गर्म जलवायु वाला देश है भारत, ठीक है, इंडिया। सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी समस्याएं, सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी समस्याएं, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रहा है। मतलब देखिए सौर ऊर्जा क्या है, तो भारत एक गर्म जलवायु देश है। गर्म जलवायु होने के कारण क्या कर रहा है? सोलर प्लेनेट से, ठीक है, सोलर प्लेनेट से दोस्तों बिजली उत्पादन कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक रोशनी आ रहा है, ठीक है। ये दूर दराज इलाकों में ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है इसका, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिखना है। आगे 35 नंबर, वैश्वीकरण से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? दावा है 50 में 50 सब्जेक्टिव आप लोग लेके आइएगा, दावा है मेरा, ठीक है। 100% ये दावा है, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो भी मेरा वीडियो देखा था, ठीक है। चलिए उत्तर, वैश्वीकरण से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इसके साथ ही बाजार में खाद्यान्न की उत्पत्ति हुई। वैश्वीकरण मतलब समझते क्या होता है? जो बात बताएंगे उसको भी लिख दीजिएगा ना, नंबर एक भी नहीं काटेगा, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, ठीक है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब समझते हैं, वैश्व मतलब क्या होगा? विश्व, विश्व माने वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गतिविधियों का आदान प्रदान होता है वैश्वीकरण कहलाता है। ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार की खाद्यान्न तो उपलब्धि बोला ना, बस वही बात बोले जो हम बोले, ठीक है, वही बात लिखा ले। चलिए 36, मुद्रा को परिभाषित करें। पैसा, पैसा क्या है, ठीक है, मुद्रा क्या है परिभाषित करें। पैसा क्या? मनी, मनी क्या है? उत्तर, मुद्रा धन को उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय विक्रय की क्रिया होती है। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन की क्रय विक्रय, क्रय विक्रय मतलब किसी दुकान में आप जाते हैं, ठीक है, दुकान में आप जाते हैं, ये दुकान है, यहाँ आप गए, चॉकलेट दीजिए 2 रुपया का, ये चॉकलेट देगा, कैसे देगा? 2 रुपया वाला, मतलब कि आप 2 रुपया इसको पे करेंगे, चॉकलेट ही दे देगा, बस इसी को तो कहते हैं क्रय विक्रय। मुद्रा का परिभाषित क्या करना है, यही तो लिखना है। लिख दीजिएगा चॉकलेट वाला भी उदाहरण, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी ना एग्जामिनर होगा हंस हंस के नंबर देगा। चलिए 37, दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दबाव समूह किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? अंतर स्पष्ट। देखिए दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, ठीक है। जबकि दोस्तों राजनीतिक दल का जो लक्ष्य है सत्ता पर नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण करना होता है। मतलब समझे, एक बात समझे यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम समझाते इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये शब्द नहीं पकड़ में भी आएगा ना, तो आप मेरा बात जो भी सुनेंगे ना उसको लिख दीजिएगा, कभी नहीं काटेगा। क्योंकि हम जब एग्जाम लिखे थे ना 10 का, हम कभी नहीं ये सब लिखे, ये सब जो हम समझे हैं उसी को लिखे अपना भाषा में दम, ठीक है। चलिए तो इसलिए हम आपको बोलते हैं अपना भाषा में लिखे, जो समझा रहे हैं ये तो लिखे, तो इसमें फुल तो गारंटी है कि 100 में 100 नंबर देगा, लेकिन जो समझाएंगे उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। दबाव समूह माने बोलता है दबाव समूह, जो कि इसका जो लक्ष्य होता है, इसका मेन टारगेट होता है सत्ता पर नियंत्रण करना, ठीक है, अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं। प्रत्यक्ष नियंत्रण तो करता है लेकिन हिस्सेदारी नहीं करता। किससे? राजनीतिक दल से। जो राजनीतिक दल होते हैं सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, सरकार भी बनाता है, विरोधी दल का क्या करता है? सरकार का नियंत्रण भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 38 नंबर बोल रहा है, ठीक है, जो कि अति लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, 2 नंबर का लास्ट प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता की साझेदारी, ठीक है, जो सत्ता पर बैठता, पॉलिटिक में बात कर, पॉलिटिक का सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूप में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा करती है। दुए को वितरण होता है, चाहे तो क्षैतिज होगा, चाहे तो ऊर्ध्वाधर होगा, चाहे तो विधायिका होगा, चाहे तो नगर पालिका होगा, ठीक है, ये सब। चलिए आगे लघु उत्तरीय स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न पूछेगा 8 गो, जवाब देना है 6 गो, लिखना है 3 नंबर, आएगा 18 नंबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 39 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हो रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ने के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान, ठीक है, उसका जो सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया, वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना 1918 से 1914 से 1918 में, तो इसमें दोस्तों जान माल का इतना नुकसान हुआ, इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि जो ब्रिटेन जो है अपना कंपनी में विभिन्न चीज बनाता था, जूता चप्पल ये सब, ठीक है, उसको छोड़ करके क्या करना, वो अपना बचाव में लग गया कि हम प्रथम विश्व युद्ध होगा तो हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं, ठीक है, बचाव में लग गया।
जिसके कारण भारत के जो भी उद्योगपति, उद्योग माने कल कारखाना, फैक्ट्री, उसको पनपने का सु अवसर मिल गया, एकदम तेजी से ग्रोथ हुआ, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो उत्पाद था वो विश्व भर में व्याख्यात था। ठीक है, सब जगह इसका उत्पाद माल निर्यात होता था। जब ये छोड़ दिया, बंद कर दिया अपना माल को बनाना, अपने बचाने में लग गया, तो ऐसे में भारत अपना उद्योग को बना पाया। ठीक है, पूरा एकदम तेजी से ग्रोथ किया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात के विभिन्न चीजों बजाय सैनिक सामग्री बना रहे, वो काहे छोड़ दिया था? देखिए, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटेन था ना, ये छोड़ दिया और अपना सैनिक का कपड़ा बनाने लगा, इसलिए भारत उद्योगों को रातों रात एक देसी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। इसलिए बोलते हैं मौका का फायदा उठाएं, मौका का उठाएं, फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, यही कि अब पहला विश्व युद्ध में भारत है। ठीक है, 40 में वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, व्याख्या कीजिए। काहे एकरा बारे में आपको बोलना है कि वुड ब्लॉक जो प्रिंट है, तख्ती छपाई, ठीक है, 1925 के बाद आया है। इसके बारे में आपको, यूरोप में 1925 के बाद, इससे पहले कहाँ आया उसको लिखना है, उसके बाद बोलना कि ये का 1925 के बाद ही आया। 1925 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीनी में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। 1925 के बाद का 1295 का, ठीक है, 1925 1295, 1925, कितना अंतर है। ठीक है, बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इटली का जो एक नामक व्यक्ति जिसका नाम मार्को पोलो था, चीनी यात्री में काफी साल तक खोज करने के बाद वापसी लौटा इटली। ठीक है, चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद था। 1295 में ही दोस्तों उसके पास वुड ब्लॉक छपाई का तकनीकी प्रिंटिंग प्रेस पहले से उपलब्ध था। ठीक है, तो मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, फिर इतालवी वित्तक्ति की छपाई में किताब निकाले और लगे, और जल्द ही यह तकनीकी काफी बाकी यूरोप में फैल गया। यानी कि 1295 में पहले आया था, उसके बाद 1925 में यूरोप में आया था। ठीक है, चलिए इसे लिखना। ठीक है, 41 नंबर का था, राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां क्या, तो राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां था? राजनीतिक दलों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां शक्तिशाली उत्तराधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र की कमी, बहुबल पैसा आदि है। जो भी राजनीतिक दल के सामने चुनौतियां था, क्या चुनौतियां था? कि हम जीते, वोट जीते, ठीक है, पैसा कहीं भी इधर से उधर होता है, लालच देगा कि हमरे वोट देना, ठीक है, ताकि हम जो है अच्छा अच्छा काम करें, ये विकास कर, वो विकास करें, तो ये सब ऐसे बोलता है। ठीक है, चलिए आगे 42 नंबर दोस्तों कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर है, क्यों? अब दोस्तों हमको तो लगता है कि लोकतंत्र पर एको को शब्द अगर आपको याद है तो 100 शब्द बनाने में देरी नहीं हुआ। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक शब्द पता रहता है, हम उस पर अपने से 100 शब्द बना देते हैं, अपने से। ठीक है, क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में सब घटना घट रहा है, उसी के बारे में तो पेपर में लिखता है कि लोकतंत्र में सरकार को तानाशाही की सरकार की सरकार से, ठीक है, तुलना में सरकार का एक बेहतर माना जाता है, क्योंकि तानाशाही में राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनता जिसको चुनता है वही सरकार बनता है। अगर जनता चाहे तो हटा देगा सत्ता से, चाहे तो बैठा देगा सत्ता पे। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य समानताओं को बढ़ाना देना और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होती है, उनके लिए कल्याणकारी के लिए कोई काम नहीं है, बस लिखना है। चलिए आगे, ठीक है, 43 नंबर कहता है, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण। ठीक है, प्राणी माने जीव जंतु, वनस्पति माने पेड़ पौधा। एक बड़े बांध के निर्माण और खनन जैसे मानव गतिविधियों से बड़े पैमाने पर वनों का, ठीक है, ह्रास होता है, जिससे वनस्पतियों और जीवों के लिए जगह जगह के साथ भोजन की स्रोत कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रणाली जात और वनस्पति और प्रणाली जात का ह्रास के कारण होता है। अब देखिए, एक बात आता है ह्रास। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी प्राणी जात और वनस्पति जात होता है उसका जगह को छीन लेता, छीन लेने के कारण दोस्तों उसको भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है, भोजन की स्रोत में काम करने के लिए वनस्पति को नष्ट कर देता है, प्राणी जात को दम खा पी के दम हटा देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है कारण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी पा रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बोलता है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग जरूरतमंदों के बीच बैंक कैसे बैंक जो किस प्रकार मध्यवर्ती निभाता। देखिए, अतिरिक्त शब्द करिएगा, अतिरिक्त माने ज्यादा पैसा, जरूरत माने जरूरतमंद जिसका पैसा की जरूरत हो, ज्यादा पैसा जिसका पैसा की जरूरत हो। अब इसके बीच जो बैंक है मध्यवर्ती, उसके बीच वो कैसे भूमिका को निभाता है। ठीक है, यही बात पूछा है। ठीक है, देखिए लिखना है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपने अतिरिक्त धन
धन को, ठीक है, धन को यहाँ पर बैंक में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, धन को बैंक, ठीक है, बैंक में, ठीक है, जमा करा देता है, ठीक है, जमा करा देता है, ठीक है, जहां से उसे ब्याज भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। जिसका पास ज्यादा पैसा क्या करता है? बैंक में जमा कर देता है, ताकि उसको ब्याज भी मिलता है और धन सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि घर में पैसा नहीं रख सकता है, ठीक है, चोरी डकैती के कारण, ठीक है। बैंक उस जमा राशि को, ठीक है, जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। जमा राशि को ऋण मतलब कि देखिए, बैंक अपना पैसा नहीं देता है, जो पैसा व्यक्ति लोग जमा करता है। मान के चलिए ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, जल्दी मत कीजिए, कल आपको जो तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। सामाजिक विज्ञान में मेरा दावा है आप सभी के साथ है, ठीक है। ए जो व्यक्ति है इसके पास बहुत ज्यादा पैसा, बी व्यक्ति है बहुत ही कम पैसा है, ठीक है, इसको ऋण चाहिए, इसको पैसा जमा करना, ये बैंक जाएगा पैसा जमा करता है, ठीक है, जमा के मान के चलिए 10 लाख रुपया जमा किया। ये जो बी व्यक्ति है इसको 50,000 का जरूरत है, तो ये बैंक जाएगा 50,000 रुपये लेगा। ये 10,000 रुपये जमा किया, इसको ब्याज में मिला। ये जो आप देखिए 50,000 रुपया लिया, इसको ऋण लगा, इसको ब्याज देना पड़ेगा, इसको ब्याज ले अपने देगा, बैंक इसको देगा, लेकिन ये बैंक को देगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उचित दर पर ऋण मिल सके, इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को जरूरतमंदों के बीच मध्यवर्ती की भूमिका निभाता। बस सिंपल सा फंडा है जी, कुछ थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए आगे, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चावल की खेती कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, लिखना है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, इसे उगाने के लिए दो आवश्यक, ठीक है, दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, 25 से 30 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। जब भी चावल की खेती कीजिएगा ध्यान रखिएगा, धान उन बोना है, ठीक है, खेती उती करना है, खेती बाड़ी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तब भी आप धान का खेती करें, चावल का खेती करें। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होगा तब भी आप खेती करें। जलोढ़ मिट्टी पर खेती करें, जिसको हम लोग दोस्तों दोमटी मिट्टी भी कहते हैं, या फिर दोस्तों इसको खादर भांगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और समतल भूमि पर है, आप उबर खावर पर नहीं, समतल भूमि पर। देखिए इतना बात हम बता दिए, हमको अगर ये प्रश्न देगा ना तो इतना ज्यादा इसको लंबा लिख देंगे ना, 2-3 पेज को लिख देंगे आंसर इसमें, ठीक है, इतना हमको याद हो चुका आपको बताते बताते, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 46 नंबर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया? बेरोजगार के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे, ठीक है, बेरोजगार के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो रोजगार कर रहा है, ठीक है, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, ठीक है, तो फैक्ट्री में वो काम कर रहा वर्कर, एज अ वर्कर के रूप में। अब जब उस फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन आ गया, तो यहाँ पर जो 50 गो वर्कर था, अब इसको बोलेगा कि तुम नहीं आओ, हम मशीन से काम करवाएंगे। तब ये दोस्तों अपना रोजगार के भय से इसको बोलेगा फैक्ट्री वालों को कि नहीं, मशीन को आप मत लाइए, हम ही काम करेंगे, हम हमला बोल देंगे नहीं तो लाइएगा, तो ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है, तो समझे ना, इसी प्रकार से। तो स्पिनिंग जेनी मशीन से आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला बोल दिया, हमला, ठीक है। चलिए जो भी दोस्तों प्रश्न बता दिए हैं, अगर दोस्तों एक भी प्रश्न छोड़ के आइएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में 50 में 50 नहीं लाइएगा तो आप समझ जाइए, जो भी प्रश्न बताए हैं आज तक एक भी प्रश्न बाहर से नहीं देगा, एक भी प्रश्न, ये मेरा दावा है, आपका मेरा वादा है, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब दें, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसमें आपको 6 गो प्रश्न पूछेगा, 4 गो का जवाब देना है। लास्ट वाला मैप रहेगा, ठीक है, मैप आपका जो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम मैप भी आपको बता देंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में उद्योगपति मशीन का बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। ये कट गया सर, कैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर को लिखते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, इसलिए जिसका निम्नलिखित, देखिए हम आपको एक प्रश्न कराए हैं, कहता है 19वीं शताब्दी में जो भी लोग हैं उद्योगपति मशीन की बजाय, दूसरी मशीन है, इसको बोलता था तुम मत काम करो, हम अपना हाथ से काम करें, मतलब छोड़िए, मशीन की बजाय हाथ से इसलिए काम करवाता था क्योंकि श्रमिकों की अधिकता, बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाता है, श्रम की मौसमी मांग भी होती है, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग होती है कि अगर कोई दोस्तों एक सब व्यक्ति होता है बोलता है कि हमको हाथ से बना हुआ वस्त्र चाहिए, क्योंकि वो टिकाऊ रहता है, डिजाइन बारीकी रहता है, हाथ से बने वस्तुओं के प्रति आकर्षण एकदम लाभान्वित होता है, ठीक है। मशीनों की समस्याएं छुटकारा पा जाता है, कोई खत्म नहीं, हाथ है, हाथ तो कोई खराबे नहीं होगा, मशीन तो खराब होते रहता है, ठीक है। चलिए आगे,
संघवाद तथा संघीय शासन व्यवस्था क्या है? यह कितने तरीकों से गठित होता है? इसकी विशेषता कीजिए। विशेषता लिखें। संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था दो तरीकों से गठित होता है, राज्यों का गठन, ठीक है, और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, यही होता है। ठीक है। चलिए 49 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न था। ठीक है। उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है, इससे कम करने वाले कारणों के जो उपाय को बताएं। ठीक है। उद्योग का देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। उद्योग माने कल कारखाना सर, कल कारखाना। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है। एडवांस सब चीज आ गया। देख रहे मिनटों का काम घंटों का काम मिनटों में। ठीक है। तो किंतु उद्योग ने प्रदूषण को भी बढ़ाया है। अब जब कल कारखाना है तो दूषित तो हुआ है वातावरण, जीव जंतु का ह्रास भी हुआ है, ग्रीन हाउस गैस भी फैल रहा है। ठीक है। और मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में गैस फैल रहा है। ठीक है। अलग अलग गैस जो है प्रमुख मात्रा में फैला, जो कि हानिकारक है, जो पर्यावरण का शरण कर रहा है, शरण माने कम कर रहा है। ठीक है। उद्योग ने 4 प्रकार का प्रदूषण फैलाया है। पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा भूमि और चौथा शोर। 4 गो दोस्तों 4 गो प्रदूषण फैलाया है, 4 गो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए उद्योग से निकलने वाले धुएं ने वायु और जल दोनों के बुरी तरह से प्रभावित किया, प्रदूषित किया। जो भी उद्योग से निकलता एकदम धुआं वाला वायु जल एकदम पूरी तरह से प्रभावित किया। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैस अधिकता वायु का प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है। बहुत ही हानिकारक गैस, बहुत ही हानिकारक, सांस जानलेवा है। ठीक है। वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। वायु प्रदूषण जीव जंतु पौधे पदार्थों तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है। जल प्रदूषित के अनेक स्रोत हैं। इनमें से सबसे अधिक औद्योगिक अपशिष्ट जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। देखिए कल कारखाने से बहुत ही गंदा जल निकलता है। हम आपको बताए थे कि 1 लीटर जल 8 गुना जल को एकदम बर्बाद कर देता है। ठीक है। इस प्रकार से एकदम गंदा फैलाता है। चलिए इसका दोस्तों कुछ हम लोग लिखें, इसका कम करने का उपाय कैसे है। तो उद्योग में प्रदूषण कम करने के लिए जो स्क्वर यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। उद्योग से निकलने वाले धुएं के लिए बहुत ही ऊंची चिमनियों का स्थापित करना चाहिए। ठीक है। चिमनी जिससे गैस निकलता है, धुआं निकलता है, इस प्रकार से आप देखे होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की। अब दोस्तों 3 और प्रश्न बचल है। ठीक है। 3 और। सब्सक्राइब नहीं की दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। वीडियो में हम नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं, लाभ होगा तब कीजिएगा। ठीक है। लाइक तो आपका मर्जी है, शेयर नहीं करते शेयर लेकिन जरूर कीजिए। ठीक है। ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है। मैथ में तो हम लोग फाड़ कर रख देंगे, मैथ में जो प्रश्न बता देंगे ना, ठीक है, 100% गारंटी। ये तो आप सोशल साइंस एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाए कितना प्रश्न टकराया है। ठीक है। कोर्न लॉ क्या है, इससे क्यों समाप्त किया, इसके समाप्ति के क्या परिणाम है। ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया था। कोर्न, ठीक है, इंग्लिश भाषा आता है कॉर्न, कोर्न को कहते हैं मक्का, जिसको मकई भी कहते हैं। तो ब्रिटेन में मक्का के आयात पर जो रोक लगाया, मक्का मैंने मकई नहीं बिकेगा। ठीक है। छोड़ दो, हटाओ इसको, इस पे रोक लगा दिया। ठीक है। इसे ही कॉर्न लॉ कहते हैं। इस कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए। खाद्य माने खाने वाला चीज, रोटी चावल का दाम बढ़ गया, लोग नाराज हो गए, इसलिए इसे समाप्त कर दिया। इसके समाप्ति से खाद्य कीमतें गिरावटे में आ गई। ठीक है। ये अब दोस्तों जैसे कि समाप्त हुआ। ठीक है। अब कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया तो जो भी महंगा चीज था वो सस्ता हो गया। ठीक है। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है ना, बोलेगा हाँ सर, बस इकोनॉमिक्स समझने वाला चीज है यहाँ से। ठीक है। आगे नेक्स्ट दूसरे 51 नंबर का था, राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क वर्षा क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होता है, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंक का प्रयोग करते हैं। भूमिगत टैंक जिसको हम लोग टांका कहते हैं राजस्थानी भाषा में। ठीक है। तमिल भाषा में। ठीक है। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता है। भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता है और पाइप जो छत से जुड़ा होता है ताकि जो बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंक में जमा हो जाए। राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रहण करता है। शुष्क और अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा भंडार जो है क्षेत्र में बदल दिया जाता है और इस प्रकार से राजस्थान में गर्मी के महीने में, अर्ध शुष्क के महीने में, ठीक है, आधा गर्मी के महीने में उस तरह में जल का जो है भंडारण करता है ताकि पानी अधिक से अधिक जमा है,
हम वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में भी इसका उपयोग करें, हमको कमी ना हो, इसलिए बोलते हैं जल बचाओ जल को पाओ। ठीक है, चलिए आ गया दोस्तों एक आपका मैप से संबंधित प्रश्न। ठीक है, 52 नंबर, दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों का नाम का मिलान करें। नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा और नरोरा। मैच द नेम ऑफ एटॉमिक एंड थर्मल एनर्जी सेंटर, ठीक है, सेंटर इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा एंड नरोरा। देखिए दोस्तों, मैं आपको मैप से संबंधित प्रश्न बता चुका हूं, फिर भी लेकर आया हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये जो दिख रहा है ना, इसको भूल जाइए, कुछ ना यहाँ पर लिखा है, ब्लैंक है, ब्लैंक, मेरा हाथ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है, ठीक है, खाली है, क्योंकि ये जो चीज दिख रहा है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं देगा, खाली एक क्वेश्चन रहेगा। ये वाला मैप जो दिख रहा है, ये वाला रहेगा, बोलेगा कि कहाँ कहाँ है, उसको चिन्हित करो। इसलिए हम इसको लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसान हो। तो देखिए, नरोरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा आपका राजस्थान में, चंद्रपुरा आपका झारखंड में, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में, नवेली आपका तमिलनाडु में। तो ये चीज हम अपने से आपको लिख के बताएं ताकि समझने में दिक्कत की परेशानी की बात ना हो। ठीक है, इसलिए बोलते सपोर्ट किया कीजिए जी, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको मानचित्र में कैसे प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया, 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहला में नरोरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में। क्या करना है, जो मैप है, एक और बात, मैप को पेंसिल से यूज करें। ठीक है, पेंसिल से, ताकि इसको में दिक्कत होता है, इरेजर से सहायता से इसको इरेज कर सके। पहला में दोस्तों क्या है, नरोरा है, ऐसे लाइन खींचने का, ऐसे लिखने का, नरोरा। ठीक है, चलिए, राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान में है, ऐसे करने का, ऐसे एरो बनाने का, लिखने का, रावत भाटा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रावत भाटा, इस प्रकार से। ठीक है, चंद्रपुरा झारखंड में है, ये है आपका झारखंड, ऐसे देने का, ऐसे लिखने का, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा। ठीक है, चलिए, झारखंड से कौन कौन है, तो सर मजाक कर, झारखंड से तो सब है। ठीक है, छत्तीसगढ़, कोरबा में, ये आपका छत्तीसगढ़, ऐसे लाइन पढ़ना है, ऐसे लिखना है, कोरबा का लिखना है, कोरबा। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं सेम लिख के आइए। तमिलनाडु कहाँ है, नवेली कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु ये है, ऐसे खींचने का, ऐसे लिखने का, नवेली, नवेली, नवेली। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जितना प्रश्न बताएं आपके दिमाग में, खोपड़ी में डालने का प्रयास किए हैं, अगर नहीं दिए तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए। जितना प्रश्न आज तक बताए हैं, बहुत दिन से प्रश्न को बता रहे हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करके चल जाइए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव 25-28 को लाने से कोई नहीं रोक सकता है, सब्जेक्टिव में लेकिन हम दावा रखते हैं, सब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा छितरा के पूछता है। ठीक है, इधर उधर से। सब्जेक्टिव जो है, ये मेरा वादा है, 50 में 50 कोई नहीं छीन सकता, 50 में 50, जो मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते आ रहा है, जितना भी डाले हैं आज तक। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जितना डालें दोस्तों, उसको एक बार जरूर देखिए यूट्यूब पे। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे तो आप इंडस्क्रीन पर वीडियो सो रहे, क्लिक कीजिए, देखिए। आज बार मौका है, कल थोड़ी ना रहेगा, ये तो कल आपको एग्जाम में पता चलेगा कितना लिखे हैं। आज के इस वीडियो को ये रखते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2024 12 फरवरी।